हेलो फ्रेंड्स, सोशल साइंस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम प्रीवियस ईयर के सीटेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। इस सेट के हम 55 क्वेश्चन यानी कि 30 से, आपको सभी को पता है कि जो सोशल साइंस के क्वेश्चन होते हैं हमारे क्वेश्चन पेपर में 31 से स्टार्ट होता है। तो 31 से 56 तक क्वेश्चन हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हम 57 से आगे के क्वेश्चन देखेंगे। हर क्वेश्चन को अच्छे से समझते हुए उससे रिलेटेड दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हम उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होते हैं या उस टॉपिक से रिलेटेड चीजों को समझाते हुए हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो प्लीज वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट करें। चलिए अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सोशल साइंस का है ये क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन नंबर 57, दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर वायुमंडलीय परत की पहचान कीजिए। वायुमंडल की परत मैं एक बार आपको समझा देती हूँ। वैसे मैंने ज्योग्राफी की जो वीडियोस अपलोड करे हैं उसमें वायुमंडल की परत बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया हुआ है, लेकिन थोड़ा सा मैं इसमें भी आपको समझा देती हूँ। वायुमंडल की परत सबसे नीचे की परत क्षोभ मंडल है। वायुमंडल का मतलब क्या होता है? हमारे चारों ओर जो वायु की पतली परत है उसे हम वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, हमारे चारों ओर जो वायु की पतली परत है उसे हम वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल की परतों में क्या है? सबसे नीचे क्षोभ मंडल है, फिर समताप मंडल है, उसके बाद मध्य मंडल, फिर वायुमंडल और उसके बाद वायुमंडल को हम आयन मंडल भी कहते हैं। उसके बाद है बहिर्मंडल। ठीक है, ये कितनी परतें हो गई? 5 परतें हैं वायुमंडल की। ठीक है, 5 परतें हैं। सबसे नीचे नीचे क्षोभ मंडल है। अब क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होती हैं, जैसे कि आंधी तूफान आना, बादल बनना, बारिश, वो सब मौसम संबंधी जितने भी घटनाएं होती है सभी कहाँ पे होती है? क्षोभ मंडल में, यानी कि सबसे निचली परत में। हम जो रह रहे हैं वो कहाँ पे रह रहे हैं? क्षोभ मंडल में रह रहे हैं। ठीक है, क्षोभ मंडल से ऊपर समताप मंडल है। समताप नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि वहां का जो तापमान है समान होता है, घटता बढ़ता नहीं है तापमान। इसलिए समताप मंडल वायुयान के लिए यानी कि हवाई जहाज उड़ाने के लिए बहुत ही आदर्श माना जाता है। समताप मंडल के ऊपर मध्य मंडल है। मध्य मंडल में हमारे कुछ वैसी गैसें पाई जाती हैं जिसमें क्या होता है? उल्का पिंड, अंतरिक्ष से जो उल्का पिंड पृथ्वी की ओर आकर्षित होकर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आकर्षित होता है, यहाँ पे आके मध्य मंडल में आके वो ब्लास्ट हो जाता है, टूट जाता है, जिसे हम टूटता तारा कहते हैं। कई बार हम आसमान में देखते हैं टूटता तारा, फिर हम विश मांगते हैं आंखें बंद करके हमारी ये मन्नत पूरी कर दो, तो वो टूटता तारा नहीं है बल्कि वो उल्का पिंड है जो मध्य मंडल में जो गैस पाई जाती है उसके कारण टूट के बिखर जाता है। ठीक है, उसके बाद आयन मंडल है। आयन मंडल में जो भी सैटेलाइट होते हैं वो सभी आयन मंडल में है। ठीक है, और सबसे ऊपर हमारा बहिर्मंडल है। बहिर्मंडल में बहुत ही हल्की गैसें पाई जाती है। ओके, ये वीडियो मैं बहुत डिटेल से, जो ज्योग्राफी का चैप्टर है उसके वीडियो में अपलोड कर चुकी हूँ, बहुत डिटेल से हर चीज के बारे में मैं समझा चुकी हूँ। तो आपको डिटेल से पढ़ना जरूरी है एक एक चीज, तो आप वहां पे जाके जरूर देख लें। ठीक है, अब देखिए हम क्वेश्चन देखते हैं। क्या है? दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर वायुमंडलीय परत की पहचान करें। पहला क्या है? अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्का पिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। आप आराम से जवाब दे दोगे क्वेश्चन सुनते ही। इस परत में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। तो जैसे जैसे हम ऊंचाई में ऊपर बढ़ते जाते हैं तापमान घटता रहता है, सभी को पता है। ये क्या है? हमारा मध्य मंडल। मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ आंसर। ओके, अब है आतपन का संबंध है। आतपन क्या है? तो आतपन क्या होता है सबसे पहले ये मैं बता देती हूँ आपको। आतपन क्या है? सूर्य से पृथ्वी, पृथ्वी पर जो है सूर्य से आने वाली जो ऊर्जा है उसे पृथ्वी रोक लेती है, उसे हम आतपन कहते हैं। ठीक है, आ आतपन याद रखिएगा, मतलब जो तपन है, जो ऊर्जा है वो आ जाओ हमारे पास। ओके, तो यही है कि पृथ्वी पर आने वाली ऊर्जा को, सूर्य की जो ऊर्जा होती है उसे पृथ्वी रोक लेती है, उसे ही आतपन कहते हैं। नाम से ही क्लियर है। आतपन, तपन का मतलब ताप या ऊर्जा है। आ मतलब आना, तो सूर्य की ऊर्जा हमारे पास आ जाओ, ये हमारी पृथ्वी कहती है। और इसी तरह पृथ्वी पर आने वाली ऊर्जा को, सॉरी, सूर्य की से आने वाली ऊर्जा को पृथ्वी अपने पास रख लेती है, उसे आतपन कहते हैं। तो आतपन का संबंध है मौसमी पवनों के साथ नहीं, सूर्य ऊर्जा के साथ बिल्कुल है, सूर्य ऊर्जा के साथ ही है। बहिर्मंडल उसमें होने वाली गैसों के साथ नहीं है, वायुदाब के साथ नहीं है, सूर्य की ऊर्जा के साथ है। ओके, अब देखिए उचित विकल्पों के साथ निम्नलिखित का मिलान कीजिए। शंकुधारी वन, शंकुधारी क्या वन क्या है? क्या पाए जाते हैं बेटा? वनों के बारे में भी मैं ज्योग्राफी में डिटेल से बता चुकी हूँ। तो ये हम क्वेश्चन देख रहे हैं, तो इसमें हर चीज बहुत डिटेल से मैं नहीं बता सकती आपको, लेकिन
प्लीज इसमें आप ज्योग्राफी के वीडियोस जरूर देखें मेरे, उसमें हर एक चीजें डिटेल से बताई गई है। अगर वो चीज आप देख लेंगे तो क्वेश्चन बहुत अच्छे से आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलिए मिलान करने वाला शंकुधारी वन महाद्वीपों का पूर्वी किनारा। नहीं, शंकुधारी वन ऐसे होता है, आपको पता है, तिकोना होता है, तो ये पहाड़ों पे पाए जाते हैं, जहाँ पे ठंड ज्यादा होती है वहां पाए जाते हैं। ठीक है, द्रिक कास्ट वाले वृक्ष बिल्कुल नहीं, शंकुधारी वन में जो पेड़ पौधे हैं या वृक्ष है वो कठोर नहीं बल्कि नरम होते हैं, नरम कास्ट वाले वृक्ष। तो शंकुधारी वन का क्या होगा, नरम कास्ट वाले वृक्ष। भूमध्य सागरीय वनस्पति, भूमध्य सागरीय वनस्पति कहाँ पे पाया जाता है, पश्चिम महाद्वीपों का पश्चिम एवं दक्षिणी किनारा। जो महाद्वीप है ना, इसका पश्चिम इधर का और दक्षिण, ये जो किनारा होता है, पश्चिम और दक्षिणी किनारा होता है महाद्वीप का, यहाँ पे भूमध्य सागरीय वनस्पति पाए जाते हैं। भूमध्य सागर में नींबू वंश के फल जो है बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। तो ये भी कई बार आता है कि नींबू वंश के फल, नींबू वंश के जो फल होते हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं, तो भूमध्य सागर में पाए जाते हैं। उस मतलब भूमध्य सागरीय वनस्पति उसे भी बोला गया है। ओके, तो बी का हमारा हो गया 4। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, इसके जो पेड़ पौधे होते हैं बहुत ही मतलब इनकी लकड़ियां बहुत ही कठोर होती है, बहुत ही मजबूत होती है। शीतोष्ण सदाबहार वन महाद्वीपों का पूर्वी किनारा, महाद्वीप का पूर्वी किनारा, ठीक है, इधर पाए जाते हैं शीतोष्ण सदाबहार वन। तो क्या हो गया, ए का थर्ड, बी का 4, सी का सेकंड और डी का 1। ओके, क्लियर हो गया। अब चलिए आगे देखते हैं, दिए गए दोनों कथनों पर ध्यान दें और उचित विकल्प का चयन करें। सहारा रेगिस्तान एक समय में पूर्णतया हरा भरा मैदान था। ठीक है, सहारा रेगिस्तान क्या है कि सहारा रेगिस्तान एक समय में पूर्णतया हरा भरा मैदान था। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि वहां पर जो पुरातत्वविद होते हैं, यानी कि जो पौराणिक चीजों की पहचान करते हैं, उस वहां पर उन्हें बहुत सारी चीजें ऐसी मिली है जिससे पता चला है कि वो हरा भरा मैदान वहां पे था। तो दूसरा क्या है, सहारा की गुफाओं से प्राप्त चित्र नदियां, मगर, हाथी, शेर, पशु तथा बकरियां दर्शाते हैं। मतलब सहारा की जो गुफाओं से प्राप्त चित्र है उसमें ऐसी चित्र है नदियां, मगर, हाथी, शेर, पशु तथा बकरियां। ओके, तो ये दोनों ही सही है, हमारा ए भी सही है, बी भी सही है, और इन चित्रों से हमें पता चला है कि सहारा की जो मैदान है वहां पे क्या है, एक हरा भरा मैदान था वहां पहले, वो चित्र हैं और बहुत सारे अवशेष भी वहां पे पुरातत्वविदों को मिले हैं। तो ए सही है परंतु बी गलत है। नहीं, ए और बी दोनों सही है, बिल्कुल सही है, ए और बी दोनों हमारा सही है। ठीक है, कि सहारा मैदान बहुत पहले हरा भरा मैदान था। अब उसकी पहचान कैसे होती है, इसमें देखिए ये आ सकता है, ये तो ऑप्शन इतना है, अब इसमें ऑप्शन ये से आ सकता है कि यही दोनों क्वेश्चन होंगे, दोनों ए और बी यही होगा, उसमें ये होगा ए और बी दोनों सही है, लेकिन ए की व्याख्या बी है। ठीक है, ए की व्याख्या बी है, या ए का कारण बी है, कि हम ए का पता कैसे लगा रहे हैं, बी से तो लगा रहे हैं, तो ए का कारण बी है, तो ये आंसर आपका सही होगा। अब चलिए आगे देखते हैं, इतिहास शिक्षण का उद्देश्य केंद्रित होना चाहिए। अब ये हमारा पेडालॉजी के क्वेश्चन आ गए बेटा, इतिहास शिक्षण का उद्देश्य केंद्रित होना चाहिए, यानी कि जो हम हिस्ट्री पढ़ते हैं उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए, भूतकाल में ये कैसे घटित हुआ याद करना। जहाँ याद करने की बात होगी वो नहीं होगा, क्योंकि मैं आपको हमेशा हर वीडियो में कॉन्सेप्ट क्लियर करने की बात करती हूँ, समझने की बात करती हूँ। तो याद करना तो किसी भी चीज का उद्देश्य है ही नहीं, पढ़ाई का उद्देश्य याद करना हो ही नहीं सकता। उन मुद्दों की पहचान करना जो वर्तमान में भी प्रासंगिक हैं, बिल्कुल सही है, मतलब उन मुद्दों की पहचान करना जो मतलब पहचान करना यानी कि समझना जो पास्ट में था, इतिहास में था, और वर्तमान में भी प्रासंगिक है, यानी कि वर्तमान में भी वो चीजें हैं, प्रासंगिक है, मतलब उसके बारे में हमें जानकारी मिल रही है। अधिगमकर्ताओं में क्रियात्मक क्षमता विकसित करना, बिल्कुल नहीं। भूतकाल में क्या घटित हुआ ये बताना, सिर्फ बताना नहीं हो सकता कि भूतकाल में क्या घटित हुआ सिर्फ बता दें, हमें समझना है चीजों को, और वर्तमान से उसे जोड़कर देखना है। कोई भी चीज हो, हिस्ट्री, सिविल, ज्योग्राफी, कुछ भी हो, हिस्ट्री पुरानी चीजों को समझने की बात है, पुरानी चीजों को पहचानने की बात है, तो उनको पहचान के हम वर्तमान से उसे जोड़ सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समसामयिक मुद्दों को सामाजिक विज्ञान की कक्षा में लाने के क्या उद्देश्य है। समसामयिक मुद्दों को मतलब कि सभी को एक साथ लेके चलना, इनका सामाजिक विज्ञान की कक्षा में लाने के क्या उद्देश्य है। देश से जुड़े मुद्दों के प्रति रुचि को बढ़ावा देना, बिल्कुल सही है। विश्लेषण और आलोचनात्मक मूल्यांकन करने का कौशल विकसित करना, ये शायद नहीं होगा। सनसनीखेज खबर मुहैया कराकर विषय के प्रति रुचि पैदा करना, ये भी है, सही है ये भी। करंट अफेयर क्या होता है, समसामयिक मुद्दा क्या होता है, करंट अफेयर, यानी कि जो हो रहा है अभी उस चीज को, करंट अफेयर यही है ना कि बिल्कुल करंट में जो हो रहा है उसके बारे में हमें पहचान करना है, इसे सामाजिक विज्ञान की कक्षा
में लाने का क्या उद्देश्य है? तो देश से जुड़े मुद्दों के प्रति रुचि बढ़ाना है। देश से जो मुद्दा है, अगर अभी क्या हो रहा है, अभी थोड़ी देर पहले मतलब अभी इलेक्शन है, अ, सभी नेता अपने प्रचार में लगे हुए हैं। इन चीजों से क्या होता है, फिर हमें देश के प्रति जो मुद्दे होते हैं उसमें रुचि विकसित होती है। विद्यालय परिसर के अधिगम और विद्यालय से बाहर की दुनिया को जोड़ने में अधिगमकर्ता की मदद करना। तो ये 3 सही है, बी हमारा गलत है कि विश्लेषण और आलोचनात्मक मूल्यांकन करने का कौशल करना। इसमें कोई मूल्यांकन, जो हम करंट अफेयर पढ़ते हैं उसमें कोई मूल्यांकन करने की जरूरत नहीं हो, तो हम पढ़ रहे हैं कि क्या हो रहा है हमारे देश में अभी। ठीक है, तो ए सी और डी हमारा सही है। नेक्स्ट देखिए क्या है, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में समानता पर चर्चा करते समय उद्देश्य होना चाहिए। अगर हम समानता पर चर्चा कर रहे हैं तो क्या उद्देश्य होना चाहिए हमारा? अधिगमकर्ता के साथ गरिमा से जुड़े मुद्दों को संबोधित करना। बिल्कुल सही, क्योंकि जब हम जिस कक्षा में हम पढ़ाते हैं, क्लास में पढ़ाते हैं, उसमें बहुत सारे जाति, बहुत सारे धर्म, बहुत सारे समुदाय के लोग हो सकते हैं। तो हमें सभी की गरिमा का ध्यान रख के उनको पढ़ाना है। मतलब हम ऐसा कुछ ना पढ़ाएं कि उनको ऐसा कुछ ना बोल जाएं क्लास में कि किसी भी एक समुदाय या किसी भी एक जो संस्कृति के लोगों को वो हर्ट करे, वो फील हो जाए कि हमारे लिए गलत बोला जा रहा है। दूसरा है, सभी का सम्मान करने के प्रति अधिगमकर्ताओं को संवेदनशील बनाना। बिल्कुल सही है। संविधान से परिलक्षित मूल्यों पर आधारित होना, ये भी बिल्कुल सही है कि संविधान में जो मूल्य है उसी पर तो आधारित चीजें हम पढ़ाएंगे। यह समझाना कि हर तरह का अंतर असमानता की तरफ ले जाता है। बिल्कुल नहीं, हर तरह का अंतर असमानता की तरफ नहीं ले जाता है, तो ये नहीं होगा, हमारा ए बी और सी सही होगा। ओके, नेक्स्ट है, कक्षा और समाज में व्याप्त विविधता को संबोधित करने के लिए सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को चाहिए कि क्या है, कक्षा और समाज में व्याप्त विविधता को संबोधित करने के लिए सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को क्या चाहिए? विविधता का मतलब क्या होता है, पहले ये क्लियर करते हैं हम। विविधता का मतलब होता है, विविधता में एकता, पढ़ा होगा आप लोगों ने, सुना होगा। विविधता में एकता की, भारत में क्या है, बहुत सारे जाति के लोग हैं, बहुत सारे धर्म के लोग हैं और बहुत सारी भाषा बोलने वाले लोग हैं। 8 महत्वपूर्ण मुख्य लैंग्वेज है हमारे भारत में, तो बहुत सारी भाषा बोलने वाले लोग हैं, फिर भी सभी एक साथ रहते हैं, एक होके रह रहे हैं, तो वही है विविधता में एकता। विविधता और असमानता में अंतर है। विविधता का मतलब होता है कि अलग अलग तरीके के हैं हम, ठीक है, अलग अलग तरीके का होना असमानता नहीं है। अगर मतलब कि कोई बांग्ला बोलने वाला हो, कोई हिंदी बोलने वाला हो, कोई तेलुगु बोलने वाला हो, तो इसका मतलब कभी नहीं हो सकता कि असमानता, इसे हम असमानता नहीं कर सकते, इसे हम क्या कहते हैं, विविधता। ठीक है, तो कक्षा और समाज में व्याप्त विविधता को संबोधित करने के लिए सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को चाहिए कि क्या करना चाहिए? विभिन्न संस्कृतियों से जुड़े उदाहरणों को कक्षा की चर्चा में शामिल करें। बिल्कुल, विभिन्न संस्कृतियों से जुड़े उदाहरणों को हमें बिल्कुल शामिल करना चाहिए ताकि सभी उस चीजों को समझ सके। केवल उन्हीं उदाहरणों को लेना जो अधिकांश बहुमत के लिए प्रासंगिक हो, बिल्कुल नहीं, हमें सभी को साथ लेकर चलना है, सभी से समानता का व्यवहार करना है। अपने व्यक्तिगत अनुभवों को कक्षा में साझा करने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करना, ये भी सही है, तो ए और सी हमारा सही है। हम हमेशा ही विद्यार्थी, याद रखिएगा, जो भी पेडालॉजी के क्वेश्चन आते हैं ना, उन्हें सॉल्व करते समय हमें ध्यान रखना है कि हमें बच्चों के बेनिफिट में देखना है। जो भी क्वेश्चन होगा बस ये आप ध्यान रखिएगा कि हमें बच्चों के बेनिफिट में देखना है, बच्चों को रटने पे जोर नहीं देना, जो पेपर्स होते हैं उसके जो मूल्यांकन होते हैं उस पे जोर नहीं देना है हमें, और बच्चों को मारपीट वाली चीज पे, कुछ में होता है कि बच्चों को मार के समझाएंगे, ये करेंगे, ये ऑप्शन में आता है, तो बिल्कुल नहीं, मारपीट पे हमें जोर नहीं देना है, हमें उनको समझाना है और बच्चों का बेनिफिट ही देखना है, तो आपके पेडालॉजी के क्वेश्चन करेक्ट हो जाएंगे अगर आप हर क्वेश्चन में यही देखेंगे कि कौन कौन से में बच्चों को बेनिफिट मिल रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सामाजिक विज्ञान में आकलन को बल देना चाहिए। आकलन, अभी मैं यही बात ऊपर आपको बता रही थी, आकलन यानी कि जो मूल्यांकन होता है एग्जाम के बाद, सामाजिक विज्ञान में आकलन को बल देना चाहिए। अधिगमकर्ताओं की कक्षा में लेखन की क्षमता को जांचना, नहीं। अधिगमकर्ताओं को सूचना को याद रखने का मापना, याद रखना तो हो ही नहीं सकता कभी, याद रखिएगा, ना जांचना, लेखन क्षमता को जांचना, ना जांचना हो सकता है, अभी मैंने ऊपर बोला था कि नंबर या फिर वो जांचना नहीं हो सकता, याद करना भी कभी नहीं होगा, ये भी कभी नहीं बताया जा सकता, सिर्फ आप पेपर चेक करके हम बता देंगे कि ये बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, ये बच्चा बिल्कुल भी जो भी हो पढ़ने में अच्छा नहीं है, ये हम सिर्फ पेपर चेक करके और जांच के नहीं बता सकते। याद करने पे हम जोर नहीं देंगे, हम हमेशा समझने पे जोर देंगे। अपने अधिगम को विभिन्न दैनिक परिस्थितियों से जोड़ने की अधिगमकर्ताओं की क्षमता का मूल्यांकन करना, उन अधिगमकर्ताओं की पहचान करना जो असफल हो रहे हैं, ये भी बिल्कुल नहीं है।
तो अभी आप जो मैं ऊपर आपको समझा चुकी हूँ उससे आपको समझ में आ गया होगा कि आंसर कौन सा होगा। आंसर हमारा 3 होगा, क्योंकि देखिए क्या है, अपने अधिगम को विभिन्न दैनिक परिस्थितियों से जोड़ने की अधिगमकर्ताओं की क्षमता का मूल्यांकन करना। अब आप क्वेश्चन भी देखते होंगे, जो बोर्ड के क्वेश्चन, 9th 10th जो भी क्वेश्चन है या छोटे क्लास के भी क्वेश्चन, वो हमेशा बहुत कम ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो वैसे क्वेश्चन थे जिसमें कि हमें रट के आंसर देना पड़े। हमेशा ये होता है कि आप अपने अनुसार लिखिए, आपको क्या लगता है, इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी हम पढ़ चुके हैं उन्हें अपनी परिस्थितियों से, दैनिक परिस्थितियों से उसको जोड़कर देखें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द्वितीय स्रोत का उदाहरण है जेम्स मिल द्वारा लिखित अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, भारत का संविधान, अब अवनींद्रनाथ टैगोर की पेंटिंग, सी ए बेली द्वारा लिखित एन स्टेट हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। ये है हमारा द्वितीय स्रोत का उदाहरण। ओके, क्योंकि द्वितीय स्रोत का उदाहरण क्या है कि बुक्स ही तो हो सकता है। ये है हमारा द्वितीय स्रोत का उदाहरण। जेम्स मिल द्वारा लिखी हुई हिस्ट्री ऑफ इंडिया नहीं हो सकता, क्योंकि हिस्ट्री ऑफ इंडिया को उसमें जो भारत का था, मतलब कि क्या उसे हम बोल सकते हैं, हाँ, जो भारतीय इतिहास है उन्हें 3 भागों में बांटा गया था, अ, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। तो ये इतिहासकारों ने, लोगों में इस पे बहुत ज्यादा मतभेद हुआ था, इसे गलत माना गया। तो ये हो ही नहीं सकता, भारत का संविधान नहीं हो सकता, पेंटिंग नहीं हो सकता, हिस्ट्री की बुक ही हो सकती है, लेकिन वैसी जो सही हो। ठीक है, अब देखिए, औपनिवेशिक भारत में स्त्री शिक्षा पर चर्चा करने के लिए विद्यार्थी निम्न आत्मकथाओं में से किसको संदर्भित करेंगे। औपनिवेशिक भारत यानी कि जब हमारा भारत अंग्रेजों के अधीन था, उस समय स्त्री शिक्षा पर चर्चा करने के लिए विद्यार्थी निम्न आत्मकथाओं में से किसको संदर्भित करेंगे। राम सुंदरी देवी कृत अमार जीवन, तो यही सही है। रुकैया शेखावत हुसैन कृत सुल्ताना का स्वप्न नहीं। सतनार कृत मणिमेकलई, ये भी नहीं होता। ताराबाई शिंदे कृत स्त्री पुरुष तुलना नहीं। तो क्या है, औपनिवेशिक भारत में क्या था, राम सुंदरी देवी कृत अमार जीवन। उसमें ये बताया गया था वो कैसे रात के अंधेरे में पढ़ती थी, राम सुंदरी देवी, उन्हें पढ़ने के लिए निकलने नहीं दिया जाता था और रात के अंधेरे में वो बैठ के पढ़ती थी। उसके बाद बहुत ही विद्वान महिला वो बनी बड़े होके। ठीक है, बड़े होके क्या, बड़े होके पढ़ना शुरू किया था उन्होंने, लेकिन पढ़ के, चोरी छुपे पढ़ के भी बहुत ही विद्वान महिला बनी थी वो। अब देखिए नेक्स्ट, भूगोल शिक्षण को किन मुद्दों से जुड़े संदर्भ परिप्रेक्ष्य का विकास करना चाहिए। भूगोल शिक्षण को किन मुद्दों से जुड़े संदर्भ परिप्रेक्ष्य का विकास करना चाहिए। संसाधन और संरक्षण, बिल्कुल है ही भूगोल में हमारे। विकास और विस्थापन, ये भी है। विविधता में एकता से जुड़ी चुनौतियां, ये भूगोल में नहीं है, सिविक्स में है, याद रखिएगा। मानव विकास, हमारा मानव विकास भी है भूगोल में। तो इन तीन चीजें भूगोल में है। विविधता और एकता, ये सिविक्स के टॉपिक है। एक सक्रिय सामाजिक विज्ञान की कक्षा अधिगमकर्ताओं को प्रेरित करती है। पाठ्य पुस्तक के पठन पर केंद्रित होना नहीं, कभी भी हमें पाठ्य पुस्तक के पठन पर सिर्फ केंद्रित होना नहीं है। हमेशा हमें जो भी चीजें हैं उसे प्रोजेक्ट बना के हम देख सकते हैं, मतलब हमें कुछ करके देख रहा है और अपने अब वास्तविक जीवन से उसे संबंधित करना है। व्याख्यान को सुनना और साझा किए गए पर निर्भर करना नहीं। चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट में भागीदार बनना, ये सही है। चर्चाओं को न्यूनतम रखना, ये भी सही नहीं है। चर्चाओं को ज्यादा भाव देना है, न्यूनतम नहीं रखना है। तो चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट में भागीदार बनना है। अध्याय के अंत में दिए गए प्रश्नों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। ये विद्यार्थियों को अवधारणाओं को अपने शब्दों में बताने और मुद्दों पर वाद विवाद करने के लिए प्रेरित करता है। बिल्कुल सही है, हमेशा देखिए अपने शब्दों में बताएं, यही चीज उसमें लिखा जाता है। प्रोजेक्ट का तुलना और विभेद करना अध्याय के अंत में दिए गए प्रश्नों के प्रकार हैं, ये भी सही है। आप हमेशा बुक्स देखें, उसके अध्याय के अंत में क्वेश्चन जरूर देख लें कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। यह अधिगमकर्ताओं में कक्षा में पहले पढ़ाई अवधारणाओं की समझ विस्तृत करता है, नहीं। पढ़ाई की समझ विकसित करता है, ये नहीं। ये दोनों हमारे सही हैं, ए और बी। तो ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट सही है। सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तकों में सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों की परिभाषाएं और विवरण दिया गया है। बिल्कुल दिया गया है। सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों की परिभाषाएं और विवरण संस्थाओं और प्रक्रियाओं को ऐसे चित्रित किया गया जैसे कि वो उसी तरह कार्यान्वित थे जैसा कि संविधान में उनकी संकल्पना की गई है। तो ये गलत है हमारा। लोगों व क्षेत्रों से जुड़े विभिन्न ठोस उदाहरणों को किया गया, ये बिल्कुल सही है। तो ए और सी हमारा सही है। डॉक्टर अंबेडकर के कोरेगांव जाते हुए अनुभव का वर्णन करते हुए एक शिक्षक पूछते हैं, क्या आपको लगता है कि स्टेशन पर लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर को उनके भाइयों के प्रति भेदभाव किया। इस प्रश्न में शिक्षक किस कौशल पर जोर दे रहा है। परिस्थिति से अनुमान लगाना। अब जब डॉक्टर अंबेडकर थे वो कोरेगांव जा रहे थे, तो वो जब वहां पे पहुंचे थे तो रात हो चुका था और कोई तांगे वाला आया, वो उन्हें देख के उसे लगा कि ये
मतलब अच्छे हैं किसी ऊंचे कास्ट के, लेकिन बाद में उन्हें पता चला था कि ये मतलब कि उनके साथ वहां पे कुछ ऐसा हुआ था कि ये छोटे कास्ट के हैं, फिर उन्हें कोई ले जाना नहीं चाहता था, उनके घर बहुत सारे चीजें हुई थी, एक स्टोरी सी है। तो अब जब शिक्षक पूछ रहा है कि क्या आपको लगता है कि ऐसा हुआ था, तो ये क्या है कि जो परिस्थिति थी उससे अनुमान लगाना, कि क्या परिस्थिति थी उससे अनुमान लगाना, कारण और प्रभाव नहीं, परिस्थिति की परिकल्पना नहीं, अनुभवों की तुलना नहीं, परिस्थिति से अनुमान लगाना। बाजार विषय का परिचय देने के लिए कौन सी शिक्षण शास्त्रीय विधि सर्वोत्तम हो सकती है? क्या है? एक दुकानदार को कक्षा में साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करना, विभिन्न प्रकार के बाजारों से जुड़े चित्रों को दिखाना, मानचित्र में स्कूल के आसपास के बाजारों की करना, पाठ्य पुस्तक तो हो ही नहीं सकता, चर्चा करना। विषय के परिचय देने के लिए कौन सी शिक्षा शास्त्रीय विधि सर्वोत्तम हो सकती है? एक दुकानदार को कक्षा में साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करना, ठीक है, वही बता सकता है बाजारों के बारे में सबसे बढ़िया। हम चित्र भी दिखा सकते हैं कि, लेकिन सिर्फ चित्र दिखाने से कुछ नहीं होता, जब तक हम बताएंगे बच्चों को तभी वो समझ पाएंगे। यही है उस ईश्वर की महिमा, इसलिए दूषण दूषण है भीतर, दूषित है काया भीतर से, इसमें कोई भ्रम न रखना, महारी चोखा का है यह कहना। यह शिक्षक के तौर पर एक शिक्षक अब इस कविता का विश्लेषण और अपने अधिगमकर्ताओं से चर्चा कैसे करेंगे? मानवीय शुद्धता हम जो काम करते हैं उससे निर्धारित होती है। मानवीय शुद्धता हमारे विचार और विश्वास से निर्धारित होती है। तो क्या होता है, मानवीय शुद्धता को ईश्वर की कृपा माननी चाहिए, नहीं, मानवीय शुद्धता जन्म से आती नहीं। मानवीय शुद्धता क्या है? हमारे विचार और विश्वास से निर्धारित होती है। इसमें यही चीज बोला गया। चोखा एक छोटे कास्ट के व्यक्ति थे, उन्होंने लिखा है यही है ईश्वर की महिमा, इसलिए दूषण है भीतर, मतलब हमारे भीतर दूषित है, दूषित है काया भीतर से, इसमें कोई भ्रम न रखना, हमारी जो मतलब हमारी काया भीतर से बहुत दूषित है, और हमारे मानवीय शुद्धता हमारे विचार और विश्वास, अगर हम विचार और विश्वास अच्छे रखें तो हम शुद्ध कहलाएंगे। सामाजिक विज्ञान की पाठचर्या उच्च प्राथमिक स्तर पर केंद्रित करता है। उच्च प्राथमिक स्तर में पृथ्वी के जीवन के आवास से के रूप में समझ बनाना, बिल्कुल उच्च प्राथमिक स्तर वही होता है हमारा 6 to 8। अपने क्षेत्र राज्य और देश का अध्ययन करना, ये भी हम पढ़ते हैं 6 to 8 में। भारत के अतीत और सामाजिक विकास का अध्ययन करना, ये भी हम कहाँ पढ़ते हैं 6 to 8 में करते हैं। ए बी सी तीनों सही है। उच्च प्राथमिक स्तर हमेशा याद रखिएगा 6 to 8 का है। ग्लोब और प्रकाश स्रोत का इस्तेमाल करके एक शिक्षक निम्न में से किन अवधारणाओं को दर्शाता है? ग्लोब हो गया और प्रकाश स्रोत, ग्लोब यानी कि पृथ्वी, प्रकाश स्रोत क्या हो गया? सूर्य। अब इससे क्या हो सकता है? सूर्य की जो रोशनी पड़ती है दिन और रात भी हो सकता है उससे, परिक्रमा भी हम करा सकते हैं पृथ्वी को, है ना, उससे। और क्या कर सकते हैं? मौसमी परिवर्तन भी, कि जहाँ पे तेज धूप पड़ रही है वहां गर्मी है, जहाँ पे कम धूप पड़ रही है वहां पे सर्दी का मौसम है। वर्षा का वितरण नहीं बता सकते क्योंकि इससे वर्षा का वितरण नहीं होगा। ए बी और सी तीनों हमारा सही होगा। ओके। एक शिक्षक के तौर पर आप इतिहास के लोहा बनाने वाले फैक्ट्री और फैक्ट्री मालिक विषय पर चर्चा करते समय भूगोल की पाठ्य पुस्तक के किस अध्याय के साथ इसका अंतर संबंध स्थापित करेंगे? खनिज संसाधन, बिल्कुल, लोहा बनाने वाले खनिज ही तो है लोहा। उद्योग, फैक्ट्री मालिक, उद्योग। ऊर्जा संसाधन, नो, ऊर्जा संसाधन पे नहीं करेंगे हम। क्या है? हमारे पृथ्वी के अंदर लोहा कहाँ से मिल रहा है? हमारे खनिज हमारी पृथ्वी के अंदर से मिल रहा है, तो ए बी और डी सही है। ठीक है, ये ना फैक्ट्री मालिक विषय पर चर्चा करते समय भूगोल के किस पाठ को देखते हैं? तो खनिज संसाधन, उद्योग और हमारी पृथ्वी के अंदर, ये तीन चीजों को हम इससे रिलेट कर सकते हैं। ऊर्जा संसाधन को हम इससे रिलेट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे लोहा बनाया जा रहा है, यहाँ पे कोई ऊर्जा नहीं बनाया जा रहा है। एक शहर के स्कूल में भूगोल की कक्षा में वनों के प्रकार विषय पर परिचय देने के लिए सर्वोत्तम विधि होगी, क्या होगी? क्षेत्र में पाए जाने वाले वनों पर पावर पॉइंट प्रोजेक्ट बनाना, विभिन्न प्रकार के वनों पर आधारित डॉक्यूमेंट्री दिखाना, वनों के प्रकार पर कार्य करने के लिए अधिगमकर्ताओं को छोटे समूह में बांटना, विद्यालय के समय वन का क्षेत्र का भ्रमण करना। ये देखिए शहर का स्कूल है। ठीक, तो इस शहर के स्कूल में स्कूल के पास वन हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता ना, वन नहीं हो सकता, तो ये तो होगा ही नहीं। वनों के प्रकार पर कार्य करने के लिए अधिगमकर्ताओं को छोटे समूह में बांटना, वनों के प्रकार पर, ये भी गलत है। क्षेत्र में पाए जाने वाले वनों पर पावर पॉइंट बनाना, ये भी गलत है। क्या है? हम डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखा सकते हैं, डॉक्यूमेंट्री कुछ दिखा सकते हैं वनों के बारे में और फिर बता सकते हैं उन्हें। आगे, भूकंप पर चर्चा के दौरान व्यवहारिक कौशल अधिगमकर्ताओं में विकसित करने हेतु शिक्षक को बल देना चाहिए। भूकंप के दौरान बरती जाने वाली सावधानियां, बिल्कुल, अगर भूकंप की पर चर्चा करें तो उसकी सावधानियों को हमें बिल्कुल बताना चाहिए, वही व्यवहारिक कौशल है। हालिया भूकंप घटना पर चर्चा करना, लेकिन हमें व्यवहारिक कौशल विकसित करना है तो हमें बस भूकंप के दौरान जो होने वाली सावधानियां हैं वो बताना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है
तवा बांध क्षेत्र के स्थानीय लोग 1990 के दशक में अपने जीवन यापन से जुड़े कौन से अधिकार के लिए संगठित हुए थे? तवा बांध क्षेत्र में मछली पकड़ते थे लोग, ठीक है, जो आदिवासी लोग थे वो मछली पकड़ते थे वहां पे, जो तवा नदी थी, लेकिन वहां पे क्या हुआ था, सरकार ने वहां पे बांध बनाने का आदेश दे दिया और फिर वहां जो मछली पकड़ने का पूरा क्षेत्र था वो अपने अधीन कर लिए थे वो। इससे क्या हुआ था, इसी के लिए वहां पे आंदोलन हुआ था 1990 के दशक में, ठीक है। तो मछली पकड़ने का अधिकार के लिए वो वहां पे आंदोलन कर रहे थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी व्याख्या विविधता का उचित प्रतीक है? ये लोगों के बीच एक रूपता बढ़ाता है? नहीं। ये लोगों की विशिष्टता को स्वीकारता है? बिल्कुल। अभी मैंने बताया था लोगों की विशिष्टता, अगर हम अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग हैं तो सब में एक विशेषता ही तो है। कोई तेलुगु बोल रहा है तो उसमें ये विशेषता है, कोई तेलुगु आती है, कोई हिंदी बोल रहा है, कोई बांग्ला बोल रहा है, कोई इंग्लिश बोल रहा है, तो सब में विशिष्टता है। तो जो विविधता है वो क्या है? विविधता का मतलब है विशिष्टता की, उसमें असमानता नहीं है बल्कि उसमें कुछ विशेष बात है, ठीक है। तो विशिष्टता को स्वीकारता है। भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारतीय लोकतंत्र के संबंध में, स्वतंत्रता के बाद भारत ने प्रतिनिधि लोकतंत्र को अपनाया, कौन सा कथन गलत है? सॉरी, ये कौन सा कथन गलत है? तो स्वतंत्रता के बाद भारत ने प्रतिनिधि लोकतंत्र को अपनाया, ये सही है। भारत में सरकार को लोग अप्रत्यक्ष रूप से चलाते हैं, ये भी सही है। भारत में पहला आम चुनाव 1950 में हुआ था, ये गलत है। भारत में पहला आम चुनाव 1950 में नहीं हुआ था, ठीक है। भारतीय जनता का एक छोटा हिस्सा भारतीय स्वतंत्रता से पहले ही मतदान कर सकता था, ये सही है। भारतीय जनता का छोटा हिस्सा स्वतंत्रता से पहले ही मतदान कर सकता था। तो हमारा गलत कौन सा है कि भारत में पहला आम चुनाव 1950 में हुआ था, ये हमारा गलत है, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में ग्राम पंचायत कितने वर्षों के कार्यकाल के लिए चुना जाता है? तो 5 वर्षों के कार्यकाल के लिए चुना जाता है ग्राम पंचायत। फिर है, पुलिस थाने के प्रभारी का पदनाम क्या है? पुलिस थाने के प्रभारी का पदनाम होता है स्टेशन हाउस ऑफिसर, ठीक है। हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम में लाए गए 2005 के संशोधन ने निम्नलिखित में से क्या मुहैया कराया? हिंदू हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम में लाए गए 2005 के संशोधन ने निम्नलिखित में से क्या मुहैया कराया? 2005 का संशोधन क्या था कि महिला यानी कि महिलाओं, पत्नी और बेटी को भी बराबर की हिस्सेदार होंगी वो संपत्ति में, ठीक है। महिलाओं का पारिवारिक पारिवारिक संपत्ति में बराबर हिस्सेदारी का अधिकार। तो 2005 का अधिनियम यही है कि महिलाओं को पारिवारिक संपत्ति में बराबर का हिस्सेदार बनाया जाएगा। अब भारतीय संविधान की व्याख्या का अंतिम अर्ध निर्णायक किसे माना जाता है? भारतीय संविधान की व्याख्या का अंतिम अर्ध निर्णायक किसे माना जाता है? न्यायपालिका को, क्योंकि अगर कोई न्याय कहीं से नहीं हो रहा है तो वो कहाँ पे होगा? न्यायपालिका में होगा। आपने बहुत सुना होगा कि ये हर जगह से अगर लोग थक गए तो ये हाई कोर्ट का ऑर्डर है, तो हाई कोर्ट के ऑर्डर से ही कुछ होता है, ठीक है। तो न्यायपालिका का माना जाता है। अब अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 को निम्नलिखित में से कौन से समुदाय को न्याय दिलाने के लिए पारित किया गया था? तो आदिवासी एवं दलित समुदाय को न्याय दिलाने के लिए पारित किया गया था अत्याचार अधिनियम, याद रखिएगा। 1989 में अत्याचार अधिनियम पारित किया गया था, किसे न्याय दिलाने के लिए? आदिवासी एवं दलित समुदाय को। ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जिसमें एक से ज्यादा स्तर की सरकार हो उसे कहा जाता है संघवाद। संघवाद में एक से ज्यादा स्तर की सरकार, स्तर की मतलब भारत में हमारे 3 स्तर की सरकार है, सबसे नीचे पंचायती राज, उसके बाद राज्य सरकार, उसके बाद केंद्र सरकार, याद रखिएगा। स्तर मतलब एक के बाद एक। तो संघवाद में क्या होता है? 2 या 2 से ज्यादा स्तर की सरकार होती है, उसे संघवाद कहते हैं, ओके। निम्नलिखित में से कौन सी नीति सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करती है? सरकारी नौकरियों में सूचीगत दलित जाति के उम्मीदवार को आरक्षण देना, ठीक है, ये भी सामाजिक न्याय है। न्यूनतम मेहनताना कानून पारित करना, ये भी सामाजिक न्याय है। न्यूनतम मेहनताना कानून क्या होता है कि एक फिक्स अमाउंट होता है कि इससे कम हम नहीं दे सकते हैं किसी भी लेबर को या किसी भी काम करने वाले को, उससे कम हम नहीं दे सकते हैं। एक फिक्स अमाउंट होता है, उससे ज्यादा जितना हो सकते दे सकते हैं, उससे कम हम नहीं दे सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई दिल्ली की वास्तुशैली की चर्चा में एक शिक्षक को केंद्रित करना चाहिए। इमारतों को दूर से कैसे देखा जाना चाहिए? उसकी शैली पुरानी दिल्ली की शैली से कैसे श्रेष्ठ है? कैसे यह ब्रिटिश महत्ता और विस्मय का भाव पैदा करता है? कैसे पर्यटक इमारतों को देखते हैं? ये नई दिल्ली की वास्तुशैली की चर्चा में एक शिक्षक को केंद्रित करना चाहिए कि कैसे पर्यटक इमारतों को देखते हैं। ठीक है बेटा, तो ये सेट हमारा पूरा हो चुका है। 2 वीडियो में मैंने बनाए थे कि बहुत बड़ा वीडियो एक बार ना हो जाए, तो ये आप
इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन भी आपको बताती गई हूँ। तो प्लीज आप वीडियो पूरा अच्छे से देखें, समझ के देखें। ज्योग्राफी के लिए मेरा वीडियो जरूर चेक कर लें, हिस्ट्री भी कर लें चेक। कुछ समझ में ना आए, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। ओके बच्चों, बाय बाय।